गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। चलो नवा पाठ पढ़ रहे थे विज्ञान विषय में। हम लोग बच्चों आगे बढ़ाते हैं इस पाठ को। और हमारा पाठ जो है वो सजीव विशेषताएं एवं आवास है, अनुकूलन एवं आवास है। तो हमने कल देखा था कि ऊँट जो है वो किस प्रकार से अपने शरीर में जो है वो विशेषताओं के कारण जो मरुस्थल में रह पाता है। किस तरह से मछली जो है वो विशिष्ट अनुकूलनों के कारण जलीय आवास में रह पाती है। आगे बढ़ाते हैं पाठ 9, सजीव विशेषताएं एवं आवास। हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण लिए हैं। कल बताया था मैंने, कल के वीडियो में 2 ही उदाहरण लिए हैं। एक तो मरुस्थलीय आवास का उदाहरण लिया हमने ऊँट, और एक लिया मछली जलीय आवास का। हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं, जिसमें वे प्राय पाए जाते हैं। यानी जो सजीव जिस तरह के वातावरण में पाया जाता है उसमें रहने योग्य बनाने के लिए उसके शरीर में उसी तरह की विशेषताएं उत्पन्न होने लगती हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है। देखिए दोबारा कि जिन विशिष्ट संरचनाओं यानी कोई भी विशिष्ट अंग, जैसे मछली में गिल्स थे, ठीक है, तो जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे या जंतु को उसके परिवेश में यानी वो जहाँ रह रहा है उस वातावरण में रहने के योग्य बनाती है, वो अनुकूलन कहलाती है। ये अनुकूलन की परिभाषा है ये, ठीक है, कि जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे या जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, अनुकूलन कहलाती है। विभिन्न जंतु विभिन्न परिवेश के प्रति अलग अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। जैसे किसी सजीव का वह स्थान, आवास की परिभाषा आएगी अब यहाँ से, कि किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास या हैबिटेट कहलाता है। तो आवास और अनुकूलन दोनों की परिभाषाएं आपको यहाँ से करनी है आज HW में। आगे बढ़िए, चलिए। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल यानी जहाँ वो रहता है एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए सजीव अपने आवास पर निर्भर करता है। आवास का अर्थ है वास स्थान यानी एक घर। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से भी रह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आवासों के प्रकार देखेंगे हम लोग। स्थल यानी जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। जो धरती पे रहेंगे, स्थल पे रहेंगे, उनके आवास को स्थलीय आवास कहेंगे। वन जैसे घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं जलीय आवास कहलाता है। यानी जो जीव जल में रहेंगे तो उनका वो आवास जलीय आवास कहलाएगा। जो धरती पे रहेंगे उनका आवास स्थलीय आवास कहलाएगा। और विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत विषमताएं हैं। यह सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य है कि जलीय आवास भी, जैसे सागर का जल आपको बताया बहुत ही लवणीय होता है, वहीं पे नदी और झील, झरनों का जल मीठा होता है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैविक घटक है। देखो हमारा जो पर्यावरण होता है वो 2 प्रकार के घटकों से मिलकर बनता है बच्चों। 2 प्रकार के घटक जो सजीव हैं जैसे पौधे और जीव जंतु, वो तो होते हैं जैविक घटक, ठीक है। इसके अलावा चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं कैसी होती है, अजैविक घटक। और ये जैविक और अजैविक घटक जो है, ठीक है ना, जैसे सूर्य का प्रकाश, ऊष्मा, ये दोनों मिलकर, जैविक और अजैविक घटक मिलकर के किसी विशिष्ट स्थान का क्या बनाते हैं, पर्यावरण बनाते हैं, एनवायरनमेंट बनाते हैं। हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। आइए बीज के अंकुरण से नए पौधे के बनने की प्रक्रिया, कुछ अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करेंगे। देखेंगे हम लोग कि किस तरह से जो है वो अजैविक कारक है वो ज़रूरी है हमारे लिए, यानी किस तरह से जो अजैविक कारक हैं और जैविक कारक हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो बीजों का अंकुरण देखेंगे हम लोग। घर में हम लोग मूंग, चना इत्यादि भिगोते हैं और बच्चों स्प्राउट्स बनाते हैं उनसे, यानी अंकुरित करके उनको फिर खाते हैं। तो आपने बीज का अंकुरण देखा हुआ है, फिर से देख लेते हैं। आइए, इससे पहले कोई एक खास बात है ज़रूरी, वो पढ़ते हैं। अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं, यानी कुछ समय के लिए, जब तक ज़रूरत हो जब तक कुछ समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं
और अचानक ही ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में चले जाएं तो हमें कुछ दिनों तक सांस लेने में, शारीरिक व्यायाम करने में असुविधा हो सकती है। पहाड़ पर हमें तीव्र गति से सांस लेना पड़ता है। कुछ दिनों बाद हमारा शरीर पर्वतीय क्षेत्र के वातावरण के प्रति क्या हो जाएगा, अपने आप को ढाल लेता है तथा हमें सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होती। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन जो है वो क्या कहलाते हैं, पर्यानुकूलन कहलाते हैं। यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न होते हैं, यानी आवश्यकता से उत्पन्न हुए हैं कि हमें आवश्यकता है, जिंदा रहना है और अल्प समय में ही ये उत्पन्न हो गए, तो ये कहलाएंगे आपको पर्यानुकूलन। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग किस तरह से अंकुरित करते हैं। क्रियाकलाप 2, अध्याय 1 में किए गए क्रियाकलाप 5 का स्मरण कीजिए। इस क्रियाकलाप में मूंग के बीज से अंकुर निकल आता है, अर्थात वे अंकुरित हो गए हैं। यह बीज से एक नए पौधे का प्रारंभ होता है, क्योंकि बीज में जो भ्रूण होता है वो उचित परिस्थितियों में, उचित तापमान, उचित वायु, उचित सूर्य प्रकाश आदि जब उसको मिलता है और नमी मिलती है तो वो जो भ्रूण होता है बीज के अंदर बेटा वो अंकुरित हो जाता है। और अंकुरित होकर के, और उसके 2 भाग होते हैं, मूलांकुर और प्रांकुर। तो मूलांकुर तो नीचे की तरफ बढ़ता है, यानी उससे जड़ें विकसित होती है, और प्रांकुर ऊपर की तरफ बढ़ता है और उससे प्ररोह यानी पत्तियां, शाखाएं, फूल आदि विकसित होंगे। तो इस प्रकार से नए पौधे बनते हैं बीजों के अंकुरण से। जमीन में भी जो बीज डालते हैं हम लोग उचित परिस्थितियों में वो उगते हैं और उनसे पौधे बनते हैं। तो यहाँ पर बीज का अंकुरण देख रहे हैं हम लोग, मूंग के बीज का। मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित कीजिए। देखिए मूंग के कुछ बीज ले लीजिए, कुछ बीजों के एक ढेर को अलग रख दें तथा शेष को एक दिन के लिए पानी में भीगने के लिए रख दें। भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांटें। उनमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबोकर रख दें। ठीक है, जो भीगे हुए थे उनको 4 हिस्सों में बांटा और एक हिस्से को जो है 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबोकर रख दें। सूखे हुए बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल नहीं हिलाएं। भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में तथा दूसरे भाग को पूरे अंधेरे कमरे में रख दें, जैसे कि अलमारी जिसमें धूप नहीं जाती है। अंतिम भाग को बहुत ही ठंडे वातावरण में रख दें, यानी अलग अलग तरह के वातावरण में रखना है। 4 भाग इसीलिए करें भीगे हुए बीजों के। अंतिम भाग को बहुत ठंडे वातावरण में रख दें, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में। उनके चारों ओर बर्फ लगा दें। इन 3 भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें तथा अधिक जल को निकाल दें। कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि क्या सभी 5 भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं। एक सूखा था और 4 भीगे हुए। ठीक है, क्या आप प्रकाश से दूर रखे भाग या अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे भाग में अंकुरण की दर में कमी या कोई भी अंकुरण नहीं देखते हैं? देखना है आपको। ठीक है, क्या आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं? वास्तव में ये अजैव कारक सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए किस विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं? यहाँ अनुकूलन काम आता है, यानी जो जैसे वातावरण में रहेगा उसके अंदर वो वातावरण किसी भी प्रकार का हो, चाहे उसमें उस जीव में उस वातावरण में रहने की योग्यताएं विकसित हो जाएंगी, यानी अनुकूलन विकसित हो जाएंगे। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है, हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढाल नहीं पाते मर जाते हैं। केवल वे ही जीव जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम भिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है। आइए कुछ आवास, इनके अजैव घटकों एवं उसमें रहने वाले विभिन्न जीवों में अनुकूलन का अध्ययन करेंगे। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से जो है हमने देखा कि अजैव घटक जो हैं वो किस तरह से जैविक घटकों को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। जैसे हमने मूंग भिगोए और मूंग भिगो करके एक हिस्सा सूखा रख लिया और बाकी जो पानी से गीले थे उनको भी हमने 4 हिस्सों में बांटा। एक को पानी में डुबो के रखा, दूसरे को बिना प्रकाश वाली जगह रखा, तीसरे को प्रकाश वाली जगह रखा जहाँ धूप आती थी, चौथे को हवा प्रकाश यानी खुले में रखा। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे जैसे जिसको उचित मात्रा में प्रकाश मिला, वायु मिली और उचित मात्रा में वायु, प्रकाश और जल मिला यानी नमी मिली, वो अंकुरित हो गया, उसे अंकुर फूट गया। जबकि
जिसको बिल्कुल ही विपरीत परिस्थितियों में रखा, जैसे अंधेरे में रखा या फिर जैसे उसको प्रकाश नहीं मिला या फिर उसको उचित टेम्परेचर यानी तापमान नहीं मिला तो वो अंकुरित नहीं हुआ। तो इस तरह से देखा कि किस तरह से पौधे के अंकुर के लिए भी जो है ये जैविक घटक जो है तापमान है, पानी जल है, तापमान है, मृदा है, ठीक है, नमी है, ये सारी चीज़ें जो है वो आवश्यक होती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो जीव जो है वो किसी भी तरह के वातावरण में रहने के योग्य बन जाते हैं, यानी उनमें अनुकूलताएं विकसित हो जाती हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, तो उस वातावरण में वो जीवित रहते हैं, और नहीं कर पाते हैं ऐसा वो मर जाते हैं, ठीक है, यानी संघर्ष करना पड़ता है जीवित रहने के लिए। अब हम लोग इस चैप्टर में जो है आगे कल के वीडियो में ये पढ़ेंगे कि विभिन्न आवासों में, अलग अलग तरह के आवासों में जो जीव रहते हैं, जैसे स्थलीय आवास है, जलीय आवास है, तो उनके अंदर कैसी अनुकूलताएं पाई जाती है जिसके कारण वो आराम से उस आवास में जिंदा रहते हैं। और यहाँ से आप जो है अनुकूलन की परिभाषा, इसके अलावा आवास की परिभाषा और विभिन्न जीव जो है वो किस तरह से जो है भिन्न भिन्न वातावरण में जीवित रहने योग्य बनते हैं, जैविक और अजैविक घटक कौन कौन से हैं पर्यावरण के, ये करेंगे आज सभी HW में। ओके स्टूडेंट्स।